मुझे खेती बाड़ी करने का कोई शौक नहीं है। आपको तो पता है कि मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई इसीलिए की ताकि मेरा कहीं ना कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो सके। खेती वगैरह करना मुझे अच्छा नहीं लगता। यही सब करके मैं तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है, इसमें भी हमारा गुजारा हो जाएगा। तुम इतने दूर शहर में जाओगे और परिवार से दूर रहोगे। मुझे सिर्फ गुजारा नहीं करना पापा, मुझे इस जीवन में बहुत कुछ करना है। अगर आपको खेती करने का शौक है तो आप कीजिए, लेकिन मुझे फोर्स मत कीजिए। रोहन की पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब उसने कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था और कुछ दिन बाद उसे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जिसकी वजह से उसे उस सिलसिले में शहर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी। देखिए पिताजी, मैंने सारा काम कर दिया है। मैंने गोबर को अच्छे से मिला दिया और अब मिट्टी में भी मिक्स कर दिया है। हमारी नेचुरल खाद एकदम तैयार है। ओह, लेकिन तुम्हें पता है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से इतना काम करना पर्याप्त नहीं होगा। अभी तो हमें कल गोबर में बेसन और गुड़ मिलाकर भी डालना है। इसकी वजह से मिट्टी और ज्यादा हष्ट पुष्ट हो जाएगी। उसके बाद महेंद्र अपने दोनों बैलों के साथ खेत को जोतना शुरू कर देता है। जब खेत का सारा काम खत्म होता है तो दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सुनीता चूल्हे पर खाना बना रही थी। उनके घर आने का इंतजार कर रही थी। आप दोनों जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। प्रीति और महेंद्र हाथ मुंह धो लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे तब। अच्छा बेटा, तुम सारा दिन धूप में लगी रहती हो, अब जरा कुछ समय के लिए घर पर आराम से बैठ जाओ। क्यों माँ, आप अचानक से मुझे अब घर पर इस तरह बैठने को क्यों कह रही है? क्या आपको अपनी काम करती हुई बेटी अच्छी नहीं लग रही? हाँ, नहीं लग रही, क्योंकि आपको समय बाद तेरी शादी हो जाएगी, तब जाकर वहाँ भी तुझे इतना सारा काम करना होगा। तो अभी धूप में इतनी मेहनत मत किया कर, घर में आराम से रहकर थोड़ा आराम कर ले। आगे जाकर तो वैसे भी जिम्मेदारियाँ बढ़ ही जाती है। कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। तुमने एक बहुत ही मजबूत और इंडिपेंडेंट लड़की को जन्म दिया है। मैं मेहनत से डरने वाली नहीं हूँ और ना ही इतनी आसानी से हार मानने वाली हूँ, तो आपको इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह सभी मिलकर खाना खाते हैं और ऐसे दिन गुजर रहे थे। वहीं प्रीति के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो रोहन के घर वाले उसके लिए भी एक अच्छी सुशील लड़की ढूंढ रहे थे। एक दिन शांति के पास देखा, आखिरकार मुझे लड़की का फोटो मिल ही गया। लड़की बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर बात चला लो। ठीक है, मुझे भी लड़की की फोटो अच्छी लग रही है, फिर तुम इस बारे में बात कर लेना उनसे और हम रिश्ते की बात आगे बढ़ा लेंगे। शांति के रिश्तेदार प्रीति के परिवार को भी जानती थी और इस तरह वो दोनों परिवार की मीटिंग करवाती है और दोनों ही परिवार को रिश्ता समझ में आ जाता है। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत ही पसंद है। हमारी तरफ से ये तो रिश्ता पक्का समझिए। तो फिर हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है। जब लड़का लड़की दोनों को देखकर रिश्ता पक्का हो जाता है तो दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। रिश्ता फिक्स होने के बाद कुछ दिनों के मुहूर्त के बाद ही प्रीति और रोहन की सभी रस्म रिवाजों के अनुसार शादी भी करवा दी जाती है। शादी के बाद प्रीति का घर में गृह प्रवेश करवाया जाता है। बेटा, दाहिने पैर से गृह प्रवेश करो। उसके बाद प्रीति कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। अगले दिन प्रीति की पहली रसोई थी और मम्मी जी, आज पहली रसोई में मुझे खाने में क्या बनाना है आप बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। भाभी, मुझे तो छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो आप मेरे लिए वही बना दीजिए। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। उसके बाद वो सबके लिए छोले भटूरे बनाती है। प्रीति ने पहले मैदे का आटा गूंदा, उसे थोड़ी देर के लिए कपड़े से ढककर रख दिया। उसके बाद वो चूल्हे में कुकर रखकर उसमें छोले उबालने के लिए रख देती है और उसके बाद प्याज टमाटर मिर्च सब काटती है। सारी तैयारी करने के बाद वो पहले कढ़ाई में तेल डालकर उसमें सारा छोंक तैयार करके उबले हुए छोले डालकर उसे पकने के लिए रख देती है और उसके बाद वो कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें सबके लिए गर्मा गर्म भटूरे बनाती है। खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। सब खाना खाते हैं। बहू के हाथों में तो जादू है, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ भाभी, मुझे भी खाना बहुत अच्छा लग रहा है। आपने तो सच में छोले भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं, खाकर ही मजा आ गया। बिल्कुल, हमारी बहू एकदम अन्नपूर्णा जो है। सभी प्रीति के हाथों के बने खाने की तारीफ करते हैं। उसके बाद उसे शांति और रमेश शगुन देते हैं। इस तरह प्रीति का अपने ससुराल में पहला दिन गुजर जाता है। इस तरह यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन रमेश रोहन को लेकर खेत पर जाता है, जहाँ पर खेत की जमीन एकदम सूखी पड़ी थी। मैं अकेला इस खेत को संभाल नहीं पा रहा हूँ और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किसी को अपने साथ काम करने के लिए रख लूँ। जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो। खेत पर उस दिन काम करने के बाद तो दोनों घर वापस आ जाते हैं, पर रोहन के नाम पर उस दिन एक खाता आता है। खाता लेकर प्रीति रोहन के पास जाती है। अजी, आपके लिए एक खत आया है। रोहन जैसे ही खत पढ़कर देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता।
ये तो मेरी जिंदगी बदलने वाला खत है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी। मैंने शहर की जिस कंपनी में इंटरव्यू दिया था, आखिरकार मैं उसमें सिलेक्ट हो ही गया। रोहन को इतना ज्यादा खुश देखकर प्रीति को भी बहुत खुशी होती है और उसे बधाई देती है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, तुम्हें नहीं पता कि मैंने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है और कितने सपने देखे थे। आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। अब मैं अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए आखिरकार अपने सपने वाली नगरी में जाऊंगा। ये बात सुनकर प्रीति थोड़ा उदास हो जाती है। यानी आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पर आप अकेले रहेंगे? इसका मतलब है कि आप काफी महीनों बाद यहाँ पर आ पाएंगे। हाँ, जब मैं शहर में रहूंगा तो मैं हर रोज यहाँ पर कैसे आ पाऊंगा, बल्कि महीने में भी मुश्किल से आ पाऊंगा। सब कुछ ही महीनों बाद मेरा आना जाना हुआ करेगा। लेकिन मम्मी जी और पापा जी चाहते हैं कि आप यहाँ पर रहकर उनके खेत को संभालें। आखिर उसका क्या होगा? देखा जाए तो आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इतना बड़ा खेत है, हम इसको भी अच्छे से संभालें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये बात सुनकर तो रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में प्रीति से कहती है, आज तो ऐसा कह दिया है, लेकिन आइंदा ऐसा कहने के बारे में भी मत सोचना तुम। मैं एक फालतू से खेत को संभालने के लिए यहाँ पर अपने सपनों को नहीं मार सकता। तुम्हें पता है कि मैंने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। मेरे सपने हैं, मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। उसके बाद रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है और उसी दिन शाम को बैग पैक कर रहा था। रोहन अपने कमरे में बैग के अंदर सारे कपड़े रख रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाहर शांति और रमेश बैठे थे। इसे ज्यादा ही शौक है शहर में जाकर अकेले रहने का। कोई बात नहीं, ठीक है, फिर रहने देते हैं। अब जिस इंसान को जो करना होता है उसे हम रोक थोड़ी ना सकते हैं। कोई बात नहीं जी, अब आप शांत हो जाइए। वैसे भी इस बारे में बहुत बार बात हो चुकी है और हर बार बस बहस ही होती है। अब बच्चा है, उसे थोड़ा जिंदगी में कुछ करना है तो उसे अपनी मर्जी का करने दीजिए। वैसे भी उसे अच्छा ऑफर मिला है। मैं उसके सपनों को मारना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा लापरवाह है। शहर में अकेला कैसा रहेगा, बस यही सब डर सताता है। अंदर से रोहन आता है। पापा, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि दुनिया जीवन में हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या करती है, और मुझे तो सिर्फ वहाँ पर अकेले ही तो रहना है। हम हमेशा हर परिस्थिति से डरकर नहीं बैठ सकते। उसके बाद रात को सभी बैठकर खाना खाते हैं और सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रोहन जल्दी उठ जाता है और तैयार होने के बाद वो बैग लेकर रमेश के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। बेटा, वहाँ पर अपना अच्छे से ध्यान रखना। कभी कुछ भी जरूरत हो तो हमें बेझिझक बता देना, और हमें हमेशा हर रोज हर समय फोन करते रहना। ठीक है पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगा। आप भी यहाँ पर अपना ध्यान रखना। उसके बाद ट्रेन आ जाती है और रोहन उसमें बैठकर अपने शहर की तरफ चला जाता है। रमेश ने भी पहली बार रोहन को इतना दूर भेजा था, इसीलिए उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं और रोहन को ट्रेन में बैठाने के बाद वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद, आप इस तरह मन इतना उदास मत कीजिए, रोहन वहाँ अपना ध्यान अच्छे से रखेगा। रोहन को गए हुए एक हफ्ता हो गया था। वहाँ पर कंपनी में उसका काम अच्छा चल रहा था। क्या बात है, तुमने तो एक हफ्ते में कितना कुछ करके दिखा दिया। तुम सच में बहुत ही मेहनत और लगन से काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर। तो चलो आज फिर हम दोनों पार्टी करने चलते हैं। दोनों पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाते हैं। क्या तुम ड्रिंक नहीं करते? जी नहीं सर, मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझे सर मत बोलो, हम दोनों दोस्त की तरह हैं यार। वहीं दूसरी तरफ घर पर, जी हमने जो पैसे जोड़ रखे थे सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। खेत का भी काम नहीं चल रहा है और रोहन भी वहाँ पर नौकरी करने अभी नया नया गया है। उससे भी हम घर खर्च के लिए पैसे मांगने का बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। सच में इस खेती बाड़ी का तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं खेती को संभाल पाऊंगा। क्यों ना हम इस जमीन को बेच देते हैं, कम से कम पैसे तो आएंगे, तो इस तरह खाने के लिए चिंता तो नहीं रहेगी। सही कहा, अभी तो बेटी भी ब्यानी है, मैं अभी तो बहुत खर्चे बाकी है। मुझे भी कोई और चारा नजर नहीं आ रहा खेत बेचने के अलावा। दोनों बड़े परेशान होकर चारपाई पर बैठकर इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रीति ये सब सुन लेती है और उनके पास आकर कहती है, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस तरीके से इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। हमें एक बार अच्छे से कोशिश करनी चाहिए। हमारे खेत की जमीन काफी बड़ी है और अगर उस पर अच्छी फसल हो जाएगी तो हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। आप उसे अभी बेचने के बारे में मत सोचिए। बेटा अब तुम ही बताओ, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि इसके अलावा और कोई चारा है? हमारे पास तो खेत के लिए सामान खरीदने तक के पैसे नहीं है। तो किसने कहा पापा जी कि आपको खेत चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है? बेटा तुम्हें पता है ना कि कितना खर्चा होता है।
खाद भी लानी होती है और बाकी चीजों का भी इंतजाम करना पड़ता है। कहीं कीटनाशक तो कहीं बीज, तो कभी कुछ लाना होता है। इन सब चीजों का इंतजाम तो मैं कर लूंगी और कुछ चीजें मैं अपने घर से मंगवा लूंगी। बाकी हमें एकदम देसी ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी, जिसमें तो अपने आप ही खर्च कम होगा। हाँ बेटा, लेकिन मैंने शुरुआत से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग कभी नहीं की है, इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं पता कि खेत को संभाल सकूं। तो पापा जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। बेटा, हम इन सब चीजों की वजह से तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। तुम्हें खेत में काम करने की परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आप तो एकदम पराये वाली बातें कर रहे हो। क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? नहीं बेटा, तुम इस घर का सदस्य हो। ऐसा क्यों कह रही हो भला? इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना बाकी सबका। तो बस फिर मैं सब संभाल लूंगी। अब अगले दिन प्रीति शांति के साथ गांव में एक महिला के पास जाती है जिसके पास एक तबेला था। वो बहुत सारी गायों को पालती थी। अरे ओ शांति बहन, आज कितने दिनों बाद आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल सब ठीक है। तुम बताओ सब कैसा है और तुम्हारा गाय पालन का काम कैसा चल रहा है? सब बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा हुआ कि मैंने गाय पालना शुरू कर दिया। इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत करने के बाद, अच्छा, मैं कह रही थी कि क्या तुम मुझे थोड़ा गोबर दे सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, उधर तसला रखा है, उसमें डालकर तुम ले जा सकती हो जितना तुम्हें चाहिए। दरअसल आंटी जी, हमें थोड़ा बहुत ही बल्कि सारा ही गोबर चाहिए आपकी सभी गायों का। प्रीति की बात सुनकर सरला थोड़ा हैरान हो जाती है। लेकिन तुम इतने सारे गोबर का क्या करोगी? दरअसल आंटी जी, हमें अपने खेत में ऑर्गेनिक खेती करनी है, जिसके लिए हमें खाद बनानी है। तो अगर हमें गाय का गोबर मिल जाएगा तो उसकी मदद से और भी अच्छी खाद बन जाएगी। हाँ, अब से हम तुम्हारे यहाँ से ही गोबर खरीद लिया करेंगे। इस तरह प्रीति का सबसे पहला स्टेप शुरू हो जाता है अपनी ऑर्गेनिक खेती करने का। खेत में सारा गोबर पहुंच जाता है और उसके बाद प्रीति उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मिला देती है। बेटा, इससे क्या होगा? मम्मी जी, इससे जीवामृत बनेगा, जिसकी बदौलत मिट्टी में जीवाणु ज्यादा होते हैं और उसके बाद तो हमें पता ही है कि वो फसल के लिए कितना अच्छा होता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा बेसन मिला दें तो और अच्छा होगा। कोई बात नहीं, ये पहला घोल है, अभी इसे ऐसे ही डाल देते हैं। दूसरी बार मिलाएंगे तब उसमें थोड़ा सा बेसन भी डाल देंगे। बेटा, तुम्हें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि मम्मी जी, मैं शादी से पहले पिताजी के साथ खेत में जाकर काम करती थी और वहाँ पर ही मैंने उनसे ये ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में सीखा है। अब देखना, इससे सब्जियों की फसल बहुत अच्छी होगी। इस तरह प्रीति खेत के संभालने का काम खुद देखने लगती है। दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद रोहन को कंपनी में काम करते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। तब एक दिन रोहन का रमेश के पास कॉल आता है। और बताओ बेटा, वहाँ सब ठीक तो है ना? तुम्हारा काम ठीक चल रहा है और तुम भी ठीक हो ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हर रोज यही सवाल पूछते हैं। बेटा, जब औलाद घर से बाहर इतनी दूर रहती है ना, तो माता पिता को चिंता होती ही है, तो यही सवाल पूछे जाते हैं। हाँ ठीक है पापा, समझ गया मैं। क्या वहाँ पर सब ठीक है? हाँ बेटा, यहाँ पर सब ठीक है। मैं कह रहा था कि 2 महीने बाद तुम्हारी बहन के कॉलेज की फीस भरनी है, तो तुम जरा देख लेना कि कैसे थोड़ा एडजस्ट हो जाए तो। ठीक है पापा। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन रिया सबके लिए खाना बना रही थी और प्रीति खेत का काम करके जब घर वापस आती है। अरे रिया, तुम खाना क्यों बना रही हो? कुछ नहीं भाभी, मैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ। आप बस हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खाने बैठ जाइए। नहीं, चलो जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं खुद खाना बना लूंगी। तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं ना, तो तुम्हें अपनी सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। अरे भाभी, परेशान क्यों हो रही हो? इतनी परेशान मत हुआ करो, मैं हूँ ना। और फिर आप भी तो पूरा दिन खेत पर इतनी मेहनत करके घर वापस आती हो, थक जाती हो, और थकने के बाद घर का इतना काम करोगी तो कैसे चलेगा? वैसे भी मैं पूरा दिन 24 घंटे तो बैठकर पढ़ नहीं सकती ना। अगर बीच में थोड़ा बहुत काम कर दूंगी तो कुछ नहीं होगा। इस बात पर सहमति जताते हुए शांति कहती है। हाँ बेटा, वैसे रिया बिल्कुल सही कह रही है। तुम वैसे भी सुबह सुबह घर का सारा काम खत्म करके जाती हो और फिर पूरा दिन खेत पर इतनी मेहनत से काम करती हो, पूरा दिन काम करके थक जाती हो ना। तो अगर रात का खाना रिया बना भी देगी तो कुछ नहीं होता। चलो अब जल्दी से हमारे साथ खाना खाने बैठो। प्रीति के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे और उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। यहाँ तक कि रिया भी अपनी भाभी प्रीति की हर बात का ध्यान रखती थी। उसके बाद सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आपसे कम अच्छा है। नहीं, मुझसे भी बहुत अच्छा है। इस तरह पूरे परिवार में प्यार, एक दूसरे को सपोर्ट करने का जज्बा था।
खाना खाने के बाद प्रीति और रिया दोनों साथ मिलकर जब बर्तन धो रही थी। भाभी, आप रोहन भैया से बात क्यों नहीं करती हो ज्यादा? बस खेत का काम करने में इतना समय नहीं मिलता। मुझे लगता है कि रोहन भैया ही आपके पास कम फोन करते हैं, तो आप उनसे कभी नाराज क्यों नहीं होती? यहाँ पर उनकी गलती है। कोई बात नहीं रिया, जिस तरह मैं यहाँ पर खेत के काम में बिजी रहती हूँ, उसी तरह वहाँ वो भी पूरा दिन अपने ऑफिस में काम में बिजी रहते होंगे, तो बात करने के लिए कहाँ समय मिल पाता है। इस तरह दोनों ननद भाभी एक साथ काम कर रही थी और इसके बाद सब सो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन शहर में। रोहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो। अरे हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है भला, हम अच्छे दोस्त हैं, तो अगर मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा। थैंक यू सो मच रोहन, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन है। ओह, फिर तो अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ अब प्रीति हर रोज खेत पर आती थी और खेत का काम करती थी। धीरे धीरे उसने सारी जिम्मेदारी ले ली थी। वो रमेश और शांति के साथ आकर खेत जोतने से लेकर उसमें बीज बोना और सब काम करने लगी थी। खेत में बैंगन, गोभी, आलू, शिमला मिर्च के बीज लगाने के बाद, पिछले कई दिनों में तुमने बहुत मेहनत करी है बेटा, और मुझे इस खेत की जमीन को देखकर थोड़ी उम्मीद नजर आ रही है कि शायद अब हमारी सब्जियां अच्छी उगेंगी। बिल्कुल पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। और हम तो ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं, तो वो और भी अच्छी होगी। प्रीति आगे खेत में काम कर रही थी और उसकी इतनी मेहनत और लगन देखने के बाद रमेश कुछ बीते पलों के बारे में सोचने लगता है। रोहन का खेत में काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता था, लेकिन उसे बस मजबूरन ही खेत में काम करना पड़ता था। रोहन थोड़ी देर खेत में काम करता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम इस बंजर जमीन पर कर क्या रहे हैं। इस पर काम करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर मेहनत करने के बाद भी सब्जी नहीं होगी। अरे नालायक, अभी तो तुझे ढंग से काम करते हुए घंटा भी नहीं हुआ और पहले से ही चिक-चिक करने लगा। जब तक हम खेत पर पूरी मेहनत और लगन से काम नहीं करेंगे, तब तक पहली फसल कैसे उग सकती है। खेत पर काम करना कोई आसान बात नहीं है। उससे पहले हमें जगह को समझना होता है, उस हिसाब से काम करना होता है। ये खेत का काम समझना और इतनी मेहनत करना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए खेत पर काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें घर वापस चलना चाहिए। रोहन को ऐसा बर्ताव करता देख रमेश को गुस्सा आ जाता है। काम चोरी करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकते हो, मुझे तो अभी यहाँ काम करना है। सच में बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम कितनी मेहनत से काम कर रही हो। तुमने तो फिर से हमारे खेत में जान भर दी है। तुमने सच में इसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे यकीन नहीं हो रहा इस पर सब्जी बहुत अच्छी होगी। आखिर मुसीबत में पूरे परिवार को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ना पापा जी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन प्रीति अपनी पड़ोसन पायल के साथ बाजार में सब्जी लेने जा रही थी। अच्छा प्रीति, तुम्हारा पति क्या इतने महीने में वापस नहीं आया अब तक तुमसे मिलने के लिए? ये बात सुनकर प्रीति उदास हो जाती है, लेकिन मन मारते हुए कहती है, हाँ, अभी तक तो नहीं आए हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ पर उनकी नई जॉब है, इसलिए अभी वो ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हैं। दोनों बात करते हुए सब्जी वाले के ठेले पर पहुँचती हैं और उसे सब्जी लेती हैं। भैया, जरा धनिया एक्स्ट्रा दे देना। भाभी जी, आपको तो पता ही है कि आजकल सब्जी का दाम कितना ज्यादा आसमान छू रहा है। आपने आपको धनिया फ्री में नहीं दे सकता। तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। हम हमेशा तुमसे ही सब्जी लेकर जाते हैं। एक काम करो, आधे दाम पर ही दे देना। अच्छा ठीक है, 10 पाव है, आप मुझे 5 रुपए दे देना। सब्जी का मोल भाव करने के बाद और सब्जी लेने के बाद दोनों वापस घर की तरफ आने लगती हैं। तभी पायल को सोचते हुए प्रीति से कहती है, वैसे एक बात कहूँ, देखो बुरा मत मानना, आजकल की असलियत देखते हुए कह रही हो। तुम्हारा पति वहाँ शहर में अकेला रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि शहर की कोई गोरी उसे पटा ले और वो बहक कर उसकी बातों में चला जाए। अरे नहीं, तुम ये कैसी बातें करती रहती हो। ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे मेरे पति पर पूरा विश्वास है। इसी के साथ समय गुजर रहा था। प्रीति खेत के काम में बहुत मेहनत कर रही थी। एक दिन प्रीति आसपास से कुछ नीम के पत्ते तोड़कर लाती है और कढ़ाई में उन्हें अच्छे से पानी में पकने के बाद उसका तेल बनाती है। बाकी पत्ते में जाकर ले आऊंगी, तुम सब तब तक खेत में चले जाओ। नीम का तेल बनाकर वो भी खेत में अच्छे से छिड़क देती है। साथ में दशपर्णी का अर्क बनाकर भी खेत में छिड़क रही थी। बेटा, इन सबसे क्या होगा? पापा जी, पहले हमने मिट्टी को हल्का और जीवाणु से भरपूर बनाने के लिए गोबर का खाद मिलाया था, लेकिन अब सब्जियां उगनी शुरू हो गई हैं, तो हमें जीवाणुओं का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ज्यादा ना बढ़े और फसल को बर्बाद ना करे। अच्छा, इसलिए तुमने ये सब कुछ घर पर बनाया है, यानी हमें बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं पापा जी, हमें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ घर पर बनाया है और ऑर्गेनिक फार्मिंग की है।
प्रीति जो कुछ भी ऑर्गेनिक सब्जियों के बारे में अपने खेतों में अप्लाई करती थी, रिया उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती थी। देखो भाभी कितनी जल्दी हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। सबको आपका ऑर्गेनिक सब्जी उगाने का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है और हर कोई यही करना चाहता है। एक तरफ प्रीति सबके साथ मिलकर मेहनत कर रही थी, तो एक दिन रमेश रोहन को कॉल करके कहता है, बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि रिया की फीस भरनी है, लेकिन तुमने तो आधे ही पैसे दिए हैं। इसमें कुछ नहीं होगा और अगले हफ्ते तक फीस नहीं भरी तो पेपर नहीं दे पाएंगी वो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता पापा। अब मैं आपको क्या पेड़ से पैसे तोड़कर दे दूं? मैं हर महीने पैसे भेजता हूँ ना, उसमें से बचा लिया कीजिए। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? घर का राशन भी होता है और अब तुम्हारी शादी भी हो गई है। तुम्हारी पत्नी के लिए भी तो तुम्हारा थोड़ा बहुत फर्ज बनता है ना कुछ करने का। मैं बाद में बात करता हूँ पापा, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। रोहन गुस्से में कॉल कट कर देता है। क्या बात है डार्लिंग, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं, बस कभी कभी घर वाले थोड़ा दिमाग खराब कर देते हैं। अरे छोड़ो, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो घर वालों की? भला इतनी कौन सुनता है? तुमने मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में बुकिंग की है ना, चलो वहाँ चलते हैं। वो यहाँ का सबसे आलीशान होटल है, वहाँ जाकर मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल डार्लिंग, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तो किया है, आखिर पैसे भी तो मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ। रोहन नेहा को लेकर एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। वो यहाँ पर नेहा के साथ चक्कर चला रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी खेत में कड़ी मेहनत कर रही थी। कुछ दिन बाद, मेरी फीस नहीं भरी तो इसलिए इस बार मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी। सब इस बात से बहुत परेशान थे। कोई बात नहीं, हमें इन सब छोटी छोटी बातों की वजह से हार नहीं माननी चाहिए। देखो, इस सेमेस्टर की फीस नहीं गई तो क्या हुआ, अगला सेमेस्टर जब आएगा तो हम दोनों की फीस एक साथ भर देंगे। और तुम पढ़ाई मत छोड़ना, दोनों सेमेस्टर के एग्जाम तुम एक साथ दोगी, ठीक है? हाँ भाभी, लेकिन ये सब कैसे हो पाएगा? सब कुछ हो जाएगा, तुम बस देखती जाओ। उसके बाद इस सेमेस्टर की तो रिया की फीस जमा नहीं हो पाती, लेकिन प्रीति की कड़ी मेहनत करने के बाद उसे फल मिलता है और उसकी सारी फसल अच्छी खासी खिलती है। इतनी अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां देखकर रमेश और शांति बहुत खुश होते हैं। इस बार तुम्हारी सब्जियां पिछले 2 सालों से भी ज्यादा अच्छी हुई है। तुम्हारी ऑर्गेनिक खेती की मेहनत रंग लाई है बेटा। अब बस हमें इसे बाजार जाकर बेचना होगा। उसके बाद प्रीति और रिया एक ठेले पर ऑर्गेनिक सब्जी लेकर जाती हैं, तो दूसरे ठेले पर शांति और रमेश जाते हैं। दोनों ही अलग अलग जगह अपना ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे थे। मुझे 2 किलो गोभी और 1 किलो बैंगन दे दीजिए। हाँ, मुझे भी एक्स्ट्रा सब्जी देना। कल तुम्हारी ऑर्गेनिक सब्जी लेकर गई थी, स्वाद की बात की जाए तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह बहुत से ग्राहक उनसे सब्जी लेकर जा रहे थे और सभी को ऑर्गेनिक सब्जी बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ दिन बाद, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती नेहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ओफो, मुझे बार बार इस तरह ड्रामा करके परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मेरे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया है। अब मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। कुछ समय नेहा कॉल कट कर देती है और रोहन जब दोबारा उसे मनाने के लिए कॉल करता है तो इस पर फोन स्विच ऑफ आता है। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। नेहा इतनी बड़ी गोल्ड डिगर निकली, मेरी सारी सेविंग लेकर चली गई। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सिर्फ पैसों के लिए मेरा यूज कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के पास बहुत ग्राहक आ रहे थे। एक दिन एक पुराना ग्राहक प्रीति के खेत पर आता है, जहाँ पर प्रीति खेत में ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ रही थी। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। एक होटल में सब्जियों का स्टॉक चाहिए तो हम आपके ही खेत की सब्जियां खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक खेती का इस्तेमाल हुआ है और इसका स्वाद सच में बहुत लाजवाब है। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद प्रीति खुश हो जाती है और खुशी खुशी हाँ कर देती है। अब एक ही हफ्ते के अंदर उनके पूरे खेत की सब्जी बिक चुकी थी और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिला था। बहू, तुमने तो वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। मेरे खुद के बेटे ने इस खेत पर काम करने से मना कर दिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम्हारी वजह से हम इतना मुनाफा कमा पाएंगे। सच में भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरे कॉलेज की पूरे साल की फीस क्लियर कर दी। अब मैं दोनों सेमेस्टर के एग्जाम दे पाऊंगी। हाँ बिल्कुल। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वहाँ रोहन आ जाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अरे बेटा, तुम अचानक बिना बताए आ गए। तुमने तो हमें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। आओ जरा अंदर आ जाओ। प्रीति रोहन के लिए चाय नाश्ता बनाती है। रोहन को इतने दिनों बाद वहाँ पर आता देख सब बहुत खुश थे। रात को प्रीति रोहन के कमरे में, तुम्हें खेत की फसल में इतना मुनाफा हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तो तुम्हें मुझे भी कुछ पैसे देने चाहिए थे। हाँ, मैंने सारे पैसे रिया की पढ़ाई के लिए इकट्ठे किए थे। अच्छा हाँ, तुमने सही किया, मैं तो भूल ही गया था। इस बार प्रीति खेत में अलग फसल उगाने के बारे में सोचती है और वो रमेश और शांति के साथ खेत पर काम कर रही थी। ये लड़का तो खेत का काम करना पसंद ही नहीं करता, अभी आया है, ये नहीं कि हमारी मदद कर दे। कोई बात नहीं जी, छोड़िए ना इस बात को। वो भी क्या पता वहाँ काम करके ज्यादा थक जाता है, इसलिए यहाँ आराम कर रहा है।
इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन रमेश खेत में काम करके घर वापस आ रहा था। तब वो देखता है कि रोहन पेड़ के नीचे खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा था। तुम बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी निकले। यहाँ गांव में अपनी पत्नी को छोड़कर शहर की लड़की के साथ नैन मटक्का कर रहे थे। सच कहूँ तो तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। पत्नी को धोखा दिया तो लड़की सारे पैसे लेकर भाग गई। क्या कहा? मेरी बहू को धोखा दिया तुमने? ये बात सुनकर रमेश बहुत ज्यादा हैरान था, जिसे देखकर रोहन के भी चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुझे शर्म नहीं आई इतना बुरा काम करते हुए? पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस बारे में प्रीति को कुछ मत बताना। मैं बहू को इस बारे में सब सच बताऊंगा। तू मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। इतना कहकर रमेश गुस्से में घर आ जाता है और प्रीति को सारी बात बताता है। पीछे पीछे रोहन जब घर तक पहुंचता है तब तक प्रीति को सब पता चल चुका था। माफ करना बेटा, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना नालायक और आवारा निकलेगा। ये सब सुनकर प्रीति का दिल बुरी तरह से टूट गया था। उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू थे। आप भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तो आपके ऊपर भरोसा किया था और आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। देखो प्रीति, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए मैं सबको शहर में छोड़कर यहाँ आ गया। मुझे सच में पछतावा है कि मैंने ऐसा किया। मुझे माफ करना, मैं बह गया था। माफ करना, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आपने मुझे धोखा दिया है। प्रीति जानने लगती है कि रमेश और शांति उसे रोकते हुए कहते हैं, बेटा रुको, इस घर को छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। जाएगा तो ये। हाँ बेटा, तुम इस घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी हो। और हम नहीं कह रहे हैं कि तुम इस घर की बहू की तरह रहो, तुम इस घर की बेटी की तरह रहोगी, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगा। चला जाए यहाँ से। मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो तेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। इतना कहकर रमेश रोहन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। रोहन ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से सभी का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर रोहन ने ऐसा कैसे कर दिया। बाहर एक पेड़ की छांव में रोहन बैठकर रो रहा था। सच में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत दुख हो रहा है। प्रीति बहुत ही अच्छी लड़की है और मैंने उसका दिल तोड़ दिया। लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। अब रोहन अपनी नौकरी के कुछ बचे हुए पैसों की मदद से सामने एक झोंपड़ी किराए पर ले लेता है और एक सेठ के खेत में जाकर खेती बाड़ी करना शुरू करता है। एक दिन प्रीति जब खेत की तरफ जा रही थी तब रोहन आकर उसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर देना प्रीति, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज एक मौका दे दो मुझे। इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है अपने पैर पर दोबारा कुल्हाड़ी मारने का। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर प्रीति वहां से गुस्से में चली जाती है। अब रोहन हर रोज खेत में जाकर काम करता और घर के सामने ही उसने किराए पर एक मकान लेकर रह रहा था। वो किसी को भी नजर आता तो हर कोई उसे नजरें चुरा लेता था। मम्मी, पापा। रमेश और शांति खेत की तरफ जा रहे थे और रोहन को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हम नहीं जानते इसे, हम चुपचाप खेत की तरफ चलेंगे। इन सब चीजों की वजह से रोहन का दिल और टूट रहा था और बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसकी बहुत बड़ी गलती है, इसलिए वो इस बार हार नहीं मानता और अपना काम करता है। अब रोहन तो अपना खाना भी खुद बना रहा था। उसे खाना ठीक से बनाना नहीं आता था, जिसकी वजह से कई बार उसका हाथ जल जाता था। एक बार प्रीति ने उसका जला हुआ हाथ देखा और उसे खाना देकर उसके घर जाती है। तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो, मुझे खुशी हुई। तुम्हारे हाथ का खाना मैंने बहुत मिस किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से चली जाती है। इस तरह पूरे 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी घर वालों ने रोहन को माफ नहीं किया था। लेकिन उसकी मेहनत और लगन देखकर हर किसी का दिल पिघल रहा था। अब तो मेरा दिल भी दुख रहा है। पहले तो मैंने भी गुस्से में फैसला ले लिया, लेकिन लगता है उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ है तो, लेकिन बहू को कभी ऐसी बात नहीं बोलेंगे। उस बेचारी का दिल टूटा है, वो आखिर उसे कैसे माफ कर सकती है। ये बात प्रीति सुन लेती है और कहीं ना कहीं उसे भी रोहन के लिए बुरा लग रहा था। एक दिन प्रीति खेत जा रही थी और रोहन उसके पीछे हर रोज की तरह फूल लेकर माफी मांगने आता है। कितनी बार कहा है, रोज फूल लाने की जरूरत नहीं है। जब तक माफ नहीं करोगी तब तक हर रोज लाऊंगा। क्या तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है? हद से ज्यादा एहसास है। अगर अपनी गलती माफ करवाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करूंगा। कभी शहर नहीं जाऊंगा, यही खेत में काम करूंगा हमेशा, चाहे माफ करो या ना करो। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देने को तैयार हूँ। अगर गलती दोबारा ना हो तो। कभी नहीं होगी। इस तरह आखिरकार 2 साल बाद प्रीति रोहन को माफ कर देती है और उसके बाद रोहन सबके साथ मिलकर अपने खेत में ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती करता है, जिसमें उन सबको बहुत मुनाफा हो रहा था।